डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। याद रहे कि आपको पता है कि जब भी कोई एटम जो है बोर थ्योरी के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसका इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है और हायर स्टेट में जब लोअर स्टेट में आता है डी एक्साइट होता है तो वो एमिशन करता है। हायर स्टेट में जब जाता है तो एब्जॉर्ब करता है तो और फिर उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं और जब एमिट करता है तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एमिट करने की सूरत में आपको जो वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है उनको अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो डिस्पर्स होकर मुख्तलिफ कलर मिलते हैं आपको। और उन कलर्स में 3 किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक को कंटिन्यूअस जिसमें कोई कलर मिसिंग ना हो, तमाम के तमाम कलर मौजूद हों, उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि जब सॉलिड स्टेट में किसी बॉडी के एटम जैसे ब्लैक बॉडी के एटम है जैसे सन है एक्सेट्रा, जैसे कोई कोयला अंगारा है, तो वो जब सॉलिड स्टेट में एब्जॉर्प्शन करने के बाद जब एमिशन करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें कोई लाइन मिस नहीं होती, तमाम के तमाम मौजूद होती हैं वेवलेंथ्स, तो उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आप सिंपल जो है सूरज की रोशनी के आगे अगर प्रिज्म रखें तो डिस्पर्जन से आपको रेनबो कलर नज़र आते हैं, रेड और वायलेट जो है वो बाउंड्रीज पे होते हैं, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इस तरह अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन करता है, कोई चीज़ मॉलिक्यूलर हालत में मौजूद है तो उसके स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि वो बैंड्स पे मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ कलर के बैंड्स पे मुश्तमिल होता है। और मॉलिक्यूलर के बाद अगर कोई एटॉमिक स्टेट में कोई एटम्स जो हैं इंडिविजुअल गैसियस एटम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं और उसके बाद एमिशन करते हैं और उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो लिहाजा सॉलिड लिक्विड और गैसियस यानी कि सॉलिड स्टेट और मॉलिक्यूलर स्टेट और एटॉमिक स्टेट के हिसाब से जो है वो जो एटम एमिशन करते हैं तो उसके स्पेक्ट्रम जो हैं कंटिन्यूअस बैंड्स पे मुश्तमिल होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है, और इंडिविजुअल बैंड्स पे मुश्तमिल होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, और लाइनों पे मुश्तमिल होते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम जो है सबसे पहले बामर नामी साइंटिस्ट ने 1885 में इसका विजिबल रीजन में इसका स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया जो मुख्तलिफ लाइनों पे था। और याद रखें किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस एटम के लिए जो है उस एटम की पहचान होता है। हर एटम का अपना किस्म का पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो स्पेक्ट्रा हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। तो वो स्पेक्टर से हमें एटम के स्ट्रक्चर का पता चलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का पता चलता है। और किसी जैसे हाइड्रोजन एटम का अपना स्पेक्ट्रम है, हीलियम का अपना है, नियॉन का अपना है, आर्गॉन का अपना है, कोई किस तरह का है कोई किस तरह। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक पूरी फिजिक्स की ब्रांच है वो स्पेक्ट्रम्स को डील करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम बात कर रहे हैं तो याद रहे कि हाइड्रोजन एटम का जहाँ तक ताल्लुक है तो हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ लेवल्स में लाई करता है और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एमिशन करता है। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का और उसके अंदर जो है ये मुख्तलिफ शेल्स हैं, जैसे के शेल्स हैं एल, या अगर आप इसको एन का नाम देते हैं N1 N2 N3 मुख्तलिफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में इसी तरह पाया जाता है। एक ही इकलौता इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ लेवल्स में मौजूद हो सकता है। पहले लेवल को हम ग्राउंड लेवल कहते हैं या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो लोवेस्ट एनर्जी उसके पास होती है, मिनिमम एनर्जी उसके पास होती है, और जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ किसी स्टेट में पाया जा सकता है। और इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। मतलब है पहले को अगर हम n = 1 कहेंगे, दूसरे को 2, 3, 4 मुख्तलिफ n
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब स्पेक्ट्रम कैसे होता है या किस तरह है, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा सबसे पहले इसको बाल्मर नामी साइंसदान, बाल्मर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल टीचर थे, उन्होंने स्पेक्ट्रम को जो है एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया और स्टडी किया और एक फार्मूला भी दिया जो बहुत ही फेमस हुआ और जिसकी डेरिवेशन हम शायद आगे जाकर डेरिवेशन करेंगे, जिसमें RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये n² p², तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ लेवल्स को मैंने डिनोट किया है n² और p²। n वो लेवल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब है लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, जिस तरह ये n है तो उसके ऊपर p है, या अगर आप इसको p से डिनोट करते हैं उसको n से डिनोट करते हैं, ये आपकी मर्जी है। मतलब है n = 1 है तो फिर p कहाँ से शुरू होगा, 2 3 4 5 और 2 है 3 है। n वो लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने आना है और p वो है फ़र्ज़ करें जहाँ से आना है, आपकी मर्ज़ी है। n वो है जिसमें आना है, p वो है जिससे आना है, मतलब है। तो ये इसको ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये जो 1/λ है इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ये वेव नंबर का फार्मूला है। तो वेव नंबर जो है, आप वेव नंबर की यूनिट पर मीटर MCQs में आ सकता है। वेव नंबर जो है वो क्या है, वो पूरी अलग कहानी है। बहरहाल 1/λ वेव नंबर है, तो वेव नंबर जो है इसकी यूनिट पर मीटर है 1/λ। और ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम का रेडबर्ग कांस्टेंट है। और रेडबर्ग कांस्टेंट जो है RH जो है, जिसमें मैं कह रहा हूँ RH रेडबर्ग कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट थे रेडबर्ग, उनके नाम पे रखा गया। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ Z भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं इस फार्मूले में इजाफा कर सकता हूँ। Z का क्या मतलब है, Z आपको पता है एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए वो 1 है, हीलियम के लिए वो 2 है, लिथियम के लिए वो 3 है, तो ये। और RH जो है, और RH का फार्मूला जो है आगे जाके हम इसकी वैल्यू शायद डिराइव भी करेंगे, उसका फार्मूला k² 2π² Me4 CH3। ये रेडबर्ग जो है रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए मैस डाल देंगे और हाइड्रोजन एटम के लिए Z जो है वो 1 आ जाएगा। लेकिन हीलियम की जब बात करेंगे तो हीलियम का मैस अलग है, बाकी तो सब कांस्टेंट हैं, इसमें मैस और Z का जिक्र आ रहा है। तो इसका मतलब है Z और M डिपेंडेंट हो सकता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो बहरहाल अब इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है कि इस फार्मूले को लेकर आप परेशान हो जाए कि ये कहाँ से आ गया है। तो इसको ये फार्मूला जो है आगे जाके हम बोहर थ्योरी में जाके इसको डिराइव कर लेंगे, क्योंकि अभी बोहर थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है। तो डायरेक्ट अगर मैं अभी डिराइव कर लूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस फार्मूले को जहन में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा फार्मूला है। और n जो है वो अगर मिसाल के तौर पे n, जैसे मैंने आपको कहा ना n तो n है, p जो है वो n+1 है, यूँ समझ लें। n वो लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, p वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऊपर आएगा। फिर इस तरह p की वैल्यूज आप बढ़ाते जाएंगे, इस तरह p ऊपर वाला लेवल है। बहरहाल NP जस्ट सिंबल के लिए आप इधर N1 लिख लें, इधर 2 लिख लें, इधर 2 लिख लें, इधर 2 3 4 आगे कुछ भी हो सकता है। बहरहाल डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अब देखें, अगर n = 1 हो तो ऐसी चीज इसमें यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है, ये मुख्तलिफ लाइंस पे मुश्तमिल है, मुख्तलिफ
सीरीज़ पे मुश्तमिल है। इसमें जो एमिशंस होती हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, अब इलेक्ट्रॉन n=1 में आया है, तो 1 में जब आया है तो कहाँ से आ सकता है? 2, 3, 4 कहीं से भी आ सकता है। 1 में आ सकता है तो 2 से 3 से 4 से कहीं से भी आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा किसी भी हायर स्टेट में, तो इससे मिलने वाली सीरीज़ को हम लोग लेमन सीरीज़ कहेंगे। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम टी लाइमन था, लेमन नामी साइंटिस्ट, टी लाइमन नामी साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया, और इनको प्रिडिक्ट जो है वो बोहर ने ही किया था। ये सीरीज़ जो है ये बोहर ने ही प्रिडिक्ट की थी। बोहर की थ्योरी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सीरीज़ जो है इसका क्या मतलब है कि जब n जो है वो 1 हो तो p क्या हो सकता है? 2, 3, 4 एंड डैश डैश। बुक में बाज़ अगर पी से डिनोट करते हैं, इससे डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये यानी कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले लेवल में आएगा तो इससे जो एमिशन होगी, जो लाइंस मिलेंगी, मतलब है वो 2 से आया, या वो 3 से आया, या वो 4 से आया, या 5 से आया, डैश डैश इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक से आ सकता है। तो वो इस सूरत में जो हमें एक ग्रुप ऑफ लाइन मिलेगा, उस लाइंस को हम आँख से तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। लेकिन इन को जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ज़रिए चेक किया जा सकता है। तो ये लाइंस जो हैं लेमन लाइंस कहलाती हैं, लेमन सीरीज़ कहलाती हैं। और लेमन सीरीज़ के लिए वीएम नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? n की जगह 1 और p जो है वो कोई भी हो सकता है। p की वैल्यू कोई भी हो सकती है, मतलब है ये 1 में आएगा। जब 1 में आएगा तो कहाँ से आएगा? 2 से 3 से 4 से 5 से कहीं से भी वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये यानी कि इसके लिए p की वैल्यू क्या होगी? बस 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपके पास लेमन लाइंस या लेमन सीरीज़ हैं। अब लेमन लाइंस में एक शॉर्ट जंप है और एक लॉन्ग जंप है। शॉर्ट जंप का क्या मतलब है? अगर बिल्कुल करीब वाले शेल से आएगा, बिल्कुल नेबरहुड में जो शेल है n=1 के ऊपर जो n=2 वाला शेल है, दूसरा लेवल, तो उसको शॉर्ट जंप कहेंगे। तो ज़ाहिर शॉर्ट जंप क्या है कि शॉर्ट जंप लगाने में आपको कम एनर्जी चाहिए होती है। आप कम एनर्जी जो है वो गेन करते हैं तो लॉस भी कम करेंगे। लॉन्ग जंप में जंप जो आप लगाएंगे, बहुत दूर से जब जंप लगाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी गेन की होगी, तो ज़्यादा ही लॉस करेंगे। लिहाजा अगर आप p=2 लेते हैं तो ये आपके पास लेमन सीरीज़ की शॉर्ट जंप होगा और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यानी लेमन लाइन की सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है वो 2 के लिए होगी। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन 2 से आएगा, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंपल 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो एलसीएम ले लें तो यह आपके पास आ जाएगा, 4 में से 1 चले जाए 3/4 RH आ जाएगा। और इसकी लैम्डा मैक्स का जो फार्मूला आप डिराइव करेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी 4/3 RH। तो ये आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई है। ये 4/3 RH जो है ये नीचे आएगा। इधर लिख लेता हूँ, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये RH उलट, यहाँ तक तो ठीक था, 3/4 था, तो 4/3 RH जो है ये आपके पास, इसकी आप पुटिंग भी RH की पुटिंग कर लें, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज। और इसी तरह अगर आप P को जो है वो इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी से आता है, पहले लेवल में जो है इन्फिनिटी से आता है। तो जब वो इन्फिनिटी से आएगा तो फिर क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स 1/λ RH
1 तो अंडरस्टूड है, लेमन सीरीज़ में ये फार्मूला n की जगह 1 आया है, बस अंडरस्टूड है ये हमेशा, और p कोई भी हो सकता है। तो मैं दो एक्सट्रीम्स बातें कर रहा हूँ, एक वो जो बिल्कुल करीब से आया है जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, और एक बहुत दूर से आया है जो बहुत बड़ी एनर्जी है और बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है 1/∞ का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RH, और इसको अगर उलट इसके साथ MIN लिख लेता हूँ, मिनिमम। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मिनिमम वेवलेंथ है, लैम्डा मिनिमम फॉर द लेमन सीरीज़ जो है वो 1/8 बर्ग कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं, तो इससे आपके पास MCQs आ सकते हैं कि लेमन सीरीज़ में जो वेवलेंथ्स हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ्स या मिनिमम वेवलेंथ्स जो हैं वो आप बताएं या उनकी रेशो बताएं मैक्सिमम और मिनिमम की। अगर मैं लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन की रेशो निकालता हूँ तो लैम्डा मैक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 4/3 RH रेशो 1/R H, RH से RH कैंसल, 4/3 रेशो 1 या 4/3। इसका मतलब है 4/3 जो है ये आपके पास रेशो आ गई है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के दरमियान। और इससे आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है F C F लैम्डा, या आपको पता है C F लैम्डा है, तो F C/λ जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेमन सीरीज़ की। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और मैक्सिमम वेवलेंथ का फार्मूला क्या है आपके सामने मैंने डिराइव कर रखा है, किधर चला गया है मैक्सिमम वेवलेंथ का फार्मूला, ये 4/3RH। तो ये आपके पास आ जाएगा RH × C 3/4। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई है। इस तरह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी मिनिमम वेवलेंथ के लिए, और मिनिमम वेवलेंथ आपको पता है 1/RH है, तो ये आ जाएगा RH × C। ये आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई है। इससे सिंपल ईटा में MCQs आ सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की रेशो पूछे तो उलट हो जाएगी, इससे 3/4 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज़ की बात की है अभी तक, जिसका नाम है लेमन सीरीज़। और लेमन सीरीज़ का क्या मतलब है कि ऐसी सीरीज़ है वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं, जिसके लिए हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ जाता है कि इन स्टेट से किसी भी हायर स्टेट से, तो वो जो है लेमन लाइंस या लेमन सीरीज़ कहलाती हैं, विच वर प्रिडिक्टेड बाय नील बोहर एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्टेड बाय टी लेमन। तो ये आपके पास मैंने आपको एक सीरीज़ बता दी। इसके बाद जो बहुत फेमस है, जो सबसे पहले सीरीज़ डिस्कवर हुई, क्यों पहले डिस्कवर हुई, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी उतनी मैच्योर नहीं थी 1885 में, तो ये नज़र आने वाली थी। क्योंकि इसके बाद जो दूसरी सीरीज़ है जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, बाल्मर वैसे प्रोनाउंस बामर होता है, बामर सीरीज़। तो बामर नामी साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे, 1885 में जो है ये सीरीज़ विजिबल रीजन में डिस्कवर की, विजिबल में किया, विजिबल रीजन में जो है, जिसमें तमाम कलर्स मौजूद थे। और ये लाइन बहुत फेमस हुई और इससे लाइन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट भी निकला। और ये किसके लिए हैं, ये सीरीज़ जो है ये n=2 के लिए हैं। जब n=2 होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है P3, 4,
5 एंड सो फोर्थ होगा। और ये लाइंस जो हैं बहुत ही फेमस लाइंस हैं, सबसे पहले ये डिस्कवर हुई। और इसके लिए ये फार्मूला भी बामर ने डिज़ाइन किया था, जो अभी तक जो है बोर थ्योरी से भी डिराइव होता है, लेकिन उस वक्त वो फार्मूला उस वक्त भी ये डिराइव किया था, बामर ने बनाया था और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली टेस्ट हुआ है और ये बड़ा फिट फार्मूला है। तो इससे जो है रेडबर्ग कांस्टेंट जो है, और यहाँ पर n की जगह 2 आ जाएगा और पी स्क्वायर्ड वैसे, और पी की वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं तो ये आपके पास बामर सीरीज़ आ जाएंगी। और डियर स्टूडेंट्स, बामर सीरीज़ में जो है शॉर्ट जंप कब होगा, p इज इक्वल टू 3 के लिए, और लॉन्ग जंप कब होगा, p इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। तो ये आपको मैं होमवर्क असाइन कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल इसी तरह ट्रीटमेंट करनी है जिस तरह मैंने किया है। लैम्डा मैक्सिमम निकालना है। लैम्डा मैक्सिमम कब निकालोगे, जब n इज इक्वल टू 2 तो खुद है बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, कहाँ 2 में आएगा, तो जब 2 में आएगा तो कहाँ से आएगा, 3 से आएगा, 4 से, 5 से, 6 से एंड डैश इन्फिनिटी से। तो ये आपके पास ये लेमन सीरीज़ हैं, ये बामर सीरीज़ हैं। तो बामर सीरीज़ जो हैं ये विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, बहुत फेमस सीरीज़ हैं। और इनमें मुख्तलिफ, यानी कि बामर सीरीज़ में जो n इज इक्वल टू 2 के बाद 3 है, यानी कि बिल्कुल जब पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा कलर एमिट होना चाहिए, रेड होना चाहिए। रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी है। और जब इन्फिनिटी से आएगा तो फिर जो है वायलेट कलर की बात करनी चाहिए। तो ये जो है आप इधर p की वैल्यू पुट कर लें, इसी तरह जिस तरह मैंने कैलकुलेट करवाया। ये बिल्कुल पड़ोसी क्या है, 2 का पड़ोसी क्या होगा, 3, बिल्कुल करीबी, और बिल्कुल दूर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो वो पुट करके आप इसकी लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम लैम्डा निकाल लें, और फ्रिक्वेंसी भी मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर लें, और उनकी रेशो भी निकाल लें। ऐसे एमसीक्यूज़ भी इंटी टेस्ट में आ सकते हैं कि आपके पूछे कि लेमन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ और बामर सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ की रेशो बता दें, या लेमन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ और बामर सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ की रेशो बता दें। ये रेशो वाले एमसीक्यूज़ बहुत फेमस हैं और सीरीज़ के एमसीक्यूज़ बहुत से फेमस हैं। इस तरह नंबर 3 पे जो है जिस सीरीज़ की मैं बात करूँगा तो वो उसका नाम है, जो बहुत अच्छी सीरीज़ है, उसका नाम है पाशन सीरीज़। इनके नेम्स को लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन पाशन है, कोई पास्टन कहता है, कोई पासन कहता है, बहरहाल पाशन है। पाशन सीरीज़ जो है ये भी एक साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर की थी। याद रखें कि तमाम ऑलमोस्ट ऑफ द सीरीज़ जो हैं ये बोहर ने प्रिडिक्ट की थी अपने मॉडल में कि इस तरह की सीरीज़ मिल सकती हैं, इस तरह की लाइंस मिल सकती हैं। तो जिसने डिस्कवर करता गया उसके फिर नाम पे आती गई। तो पाशन ने इनको डिस्कवर किया, और पाशन के लिए n जो है वो 3 है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हम कहाँ से शुरू हुए थे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन कब था, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ रहा था। ग्राउंड स्टेट में निकालने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको, और वापस आता है तो उसी तरह ज़्यादा ही एमिट करता है, इसलिए वो विजिबल में अल्ट्रा वायलेट में थी। और हायर एनर्जी स्टेट जितनी भी हैं, इस तरह मज़ीद आगे अगर दूसरी n=2 में है तो मज़ीद एक्साइट करने में कम एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा एमिट भी कम करेगा, इसलिए वो अल्ट्रा वायलेट से विजिबल में चला गया। और 3 में है तो फिर निकालने में कम चाहिए, तो जब निकालने के लिए कम चाहिए तो वापस आते हुए भी कम। जितनी एनर्जी आपको पता है हायर स्टेट में ले जाने के लिए उसको चाहिए होती है, एब्जॉर्ब करता है, उतनी ही एमिट करता है। तो उसी हिसाब से तो पाशन सीरीज़ नाम से ज़ाहिर है, तो ये IR रीजन में होंगी, इंफ्रारेड रीजन में होंगी, ये विजिबल रीजन में या अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात नहीं है। तो ये इसके लिए आपके पास वेव नंबर का फार्मूला जो है वो आपके पास किस तरह आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये रेडबर्ग कांस्टेंट लिख कर बस n की जगह 3, और p जो है आप खुद समझदार हैं, p की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 5 एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास पाशन सीरीज़ आ जाएंगी। इसी तरह इधर मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, खैर है। नंबर 4 पे जो है सीरीज़ जो है उनको हम लोग फंड सीरीज़ कहते हैं। इस तरह ब्रैकेट सीरीज़ हैं, फंड सीरीज़ हैं, मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ नेम है। मतलब अगर n = 4 है तो ये आपके पास और इसी तरह n = इधर नंबर भी 5 है, n = 5 है तो ये आपके पास फंड सीरीज़ है। और फिर हम फ्रेश सीरीज़ है। बहरहाल तो ये
ये कौन सी सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़, और ये कौन सी सीरीज़ है, फंड सीरीज़। और इनके लिए आप वेव नंबर के फार्मूलाज वैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़ जो है, और उसके बाद हेम्फ्रे सीरीज़ है। बाकी बाद की वाली सीरीज़ जो हैं वो भी इसी तरह इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगी। तो उसके लिए जो है आप वेव नंबर के फार्मूलाज को जो है उसी तरह लिख सकते हैं। ये 4 है तो ज़हर है पी क्या हो सकता है, ज़हर है पी की वैल्यू फिर 5, 6 एंड सो फोर्थ होगी। और यहाँ पर वेव नंबर के फार्मूले में RH लिखेंगे आप तो, और इधर ये 5 लिखेंगे 5, तो P क्या हो सकता है, तो P की वैल्यू जो है वो 6, 7 एंड सो फोर्थ। तो ये इसके बाद हम फिर सीरीज जो भी है, तो ये सीरीज़ बाद वाली सीरीज़ को इतनी नहीं है, वो सारी इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में भी बड़ी बड़ी वेवलेंथ, यानी कि तरतीब के हिसाब से जो n इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये कौन सा है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पाशन सीरीज़ हो गई, ये पाशन, ये पाशन सीरीज़ हो गई हैं। इस तरह दूसरी जो है इसकी n इज इक्वल टू 4 के लिए जो है ब्रैकेट सीरीज़ हो गई हैं, और ये फंड सीरीज़ हो गई हैं एंड सो फोर्थ, अनएंडेबल। ये कहानी है। याद रखें कि हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन उसके पास एनर्जी लेवल जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, लामहदूद हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं कि यार कितने शेल, वो इनफाइनाइट शेल हैं और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हैं। तो वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स में आप इस तरह कई इंफ्रारेड, लंबी से लंबी बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद कंटोनियम शुरू हो जाता है, वो आखिरी स्टेट को जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मिनिमम न होने के बराबर एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं कंटोनियम। वहाँ पर जो है सारे ऑर्बिट फिर मिक्स होते हैं, गैप कम होता है। इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम को हम भी हम आगे जाके आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको डियर स्टूडेंट सिंपल जो है वो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम डिस्कस करवाया है, मुख्तलिफ सीरीज़ डिस्कस करवाई हैं, और जो है इन सीरीज़ के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा रेडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला एक्सप्लेन किया और वेव नंबर का फार्मूला एक्सप्लेन किया और मुख्तलिफ सीरीज़ को डिस्कस किया, और इसलिए आपको सारे नंबर और नाम सीरीज़ के पता होने चाहिए। थैंक यू।